मैं प्रोफेसर दिलीप चारण आज आपके सामने फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फिलोसॉफी ऑफ सोशल साइंस की बात करने के लिए आया हूँ। समाज विज्ञान में प्रश्नों को समझने से पहले आज हम सोशल साइंस इन क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। तो इसमें जाए इससे पहले मुझे जो जानकारी मिली है ऐसी है कि आप में से ज़्यादातर सोशल साइंस से रिलेटेड प्रतिभागी है, लेकिन डायरेक्ट फिलोसॉफी वाले शायद बहुत कम होंगे। तो आवश्यक ये है कि ये समाज विज्ञान में जो प्रश्न हम फेस कर रहे हैं इसमें जाए इससे पहले व्हाट इज फिलोसॉफी, इसकी हम बात करें। मैं इसलिए बात करना चाहता हूं कि फिलोसॉफी को लेकर, फिलोसॉफी के बारे में काफी कुछ गैर समझ प्रचलित है, काफी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। जनरली लोग फिलोसॉफी को कुछ आध्यात्मिक बातें या कोई रिलीजियस टॉक या मोटिवेशनल टॉक, इसको फिलोसॉफी कहते हैं। लेकिन ये फिलोसॉफी नहीं है। फिलोसॉफी एक अप्रोच है, इसलिए फिलोसॉफी को समझना है तो वो एक अप्रोच लेके हमें जाना पड़ेगा, और ये अप्रोच है मेटा इंक्वायरी का अप्रोच। इसलिए फिलोसॉफी इज ए मेटा इंक्वायरी, ऐसा हम कहते हैं। अब यहाँ प्रश्न ये उपस्थित होगा कि ये मेटा इंक्वायरी क्या है। तो मेटा इंक्वायरी का मतलब है परासमीक्षा। अब दूसरा प्रश्न खड़ा हो गया कि परासमीक्षा क्या है। देखिए, जो प्रश्न की परंपरा में हम जाते हैं तब हम फिलोसोफाइजिंग में जाते हैं। तो ये प्रश्न होने शुरू हुए, समझो वहां से फिलोसॉफी शुरू हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञान के सभी शास्त्रों की समीक्षात्मक तपास, इसे हम फिलोसॉफी कह सकते हैं। इसको हम सेल्फ क्रिटिसिज्म, स्व समीक्षा भी कह सकते हैं। अब ये एक दो उदाहरण से समझे कि फिलोसॉफी को क्यों हम परासमीक्षा या मेटा इंक्वायरी कह रहे हैं। तो सभी प्रकार के अन्य शास्त्र, इसमें नेचुरल साइंसेस भी आ जाएंगे, सोशल साइंसेस भी आ जाएंगे, ह्यूमैनिटीज के सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे, जो भी शास्त्र है। तो हर एक शास्त्र उत्पन्न होता है इंक्वायरी में से। मुझे सृष्टि जैसी है वैसी ही दिखती है, ऐसा अगर मैं मान लूं तो कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन किसी को, कुछ लोगों को प्रश्न होता है कि रियलिटी जो मेरे सामने है वो अंतिम रियलिटी नहीं है, कुछ और है। अगर ये प्रश्न मेरे जहन में आया तो जो थॉट प्रोसेस शुरू होगी वो मेटा इंक्वायरी में जाएगी। मानो कि ये जो अवकाशीय पदार्थ हैं, सूर्य, चंद्र, तारा, ग्रह, जैसे हैं वैसा ही उनका मूल स्वरूप है, ऐसा हम मान ले तो कोई प्रश्न नहीं है, कोई शास्त्र की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन इसका मूल स्वरूप क्या है, इसमें अगर कोई जाएगा शास्त्र तो वो इसमें से खगोल विज्ञान आएगा। मेरे सामने जो पदार्थ हैं, ये पदार्थ का मूल स्वरूप क्या है। अगर पदार्थ जैसा है वैसा ही मैं स्वीकार कर लूं तो कोई शास्त्र की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे जो मेरे सामने जो पदार्थ दिख रहा है वो, इसका मूल स्वरूप ये नहीं है, कुछ अलग है। ये प्रश्न आया तो इसमें से फिजिक्स, भौतिक विज्ञान,
और बाकी सब प्राकृतिक विज्ञानों का जन्म होता है। तो सभी शास्त्र इंक्वायरी तो करते हैं, सभी शास्त्र समीक्षा तो करते हैं, लेकिन फिलोसॉफी का रोल इसके बाद आता है। सभी शास्त्र जो समीक्षा करके जो ज्ञान देने का दावा करते हैं, ये सभी शास्त्रों के ज्ञान के जो दावा है ना, ये ज्ञान देने के दावे की समीक्षात्मक इंक्वायरी फिलोसॉफी में आती है। इसलिए इसको हम नॉर्मल इंक्वायरी नहीं कहते, मेटा इंक्वायरी कहते हैं। सभी प्राकृतिक विज्ञान कॉजालिटी का स्वीकार करके चलते हैं कि कारण के बिना कुछ भी नहीं बनता, एक मूलभूत नियम के रूप में स्वीकार किया है। लेकिन फिलोसॉफी ये प्रश्न पूछेगा कि व्हाट इज कॉज, कॉज एंड इफेक्ट के बीच कोई लॉजिकल रिलेशन है कि नहीं है। ये प्रश्न में हम जाएंगे तो हम फिलोसॉफी में जाएंगे। सभी विज्ञान में सिद्धांत स्थापना होती है, लेकिन मैं ये क्वेश्चन करूं कि व्हाट इज थियरी, तो ये मूलभूत प्रश्न हो गए। सभी विज्ञान अपनी अपनी मेथोडोलॉजी लेके चलते हैं, लेकिन अगर मैं ये प्रश्न करूं कि व्हाट इज मेथोडोलॉजी, व्हाट इज मेथड, तो मैं फिलोसॉफी में आता हूं। जहां भी जीवन का आयाम है वहां हर जगह पे क्रिटिसिज्म की, समीक्षा की जरूरत है, और जहां जहां समीक्षा है वहां पर फिलोसॉफी है। इसलिए फिलोसॉफी को जो परंपरागत तरीके से हम समझते हैं कि वो स्पिरिचुअल नॉलेज है या रिलीजियस टॉक है या मोटिवेशनल टॉक है, ये फिलोसॉफी का कोर नहीं है, फिलोसॉफी की मूल डिसिप्लिन नहीं है। ये सब इसमें आता है, लेकिन अगर वो क्रिटिकल अप्रोच से आएगा तब वो फिलोसॉफी का भाग बनेगा। अब फिलोसॉफी के बारे में ये समझ लेके मैंने एक बात ये भी कही थी कि ये सेल्फ क्रिटिसिज्म है, स्वचिंतनशील, स्व समीक्षक भी है। हर एक शास्त्रों की समीक्षा फिलोसॉफी करेगा, तो फिलोसॉफी की समीक्षा कौन करेगा? तो वहां पर फिलोसॉफी सेल्फ रिफ्लेक्टिव है, खुद स्व की समीक्षा करता है, इसलिए उसको हम सेल्फ क्रिटिकल भी कहते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्टिव भी कहते हैं। अब यह दृष्टि बिंदु को लेकर हम मानव विद्याओं के पास आए, जो आज का हमारा विषय है। तो मानव विद्याओं का जो स्वरूप है, इसकी क्रिटिकल इंक्वायरी में हम जाएंगे तो हम फिलोसॉफी ऑफ सोशल साइंसेस में जाएंगे, फिलोसॉफी ऑफ ह्यूमैनिटीज में जाएंगे। तो आज हम क्रिटिकल अप्रोच से सोशल साइंसेस में ज्ञान की वृद्धि, सोशल साइंसेस की मेथोडोलॉजी की मर्यादा, ये सब प्रश्नों की बात करेंगे। 20वीं शताब्दी में मानव विद्याओं को समझने का युग माना जाता है। ये डिमांड है 20वीं शताब्दी की कि मानव विद्याओं को हमें समझना होगा, समझने का प्रयास हुआ। कुछ तात्विक प्रश्न हमारे सामने उपस्थित हुए। एक तो प्रश्न ये आया कि ये मानव विद्याओं का स्वरूप क्या है? प्राकृतिक विज्ञान और मानव विद्याओं के बीच किसी तरह की तात्विक भिन्नता है या नहीं? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हम प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञानों के बीच जो भिन्नता देखते हैं वो किस फॉर्म में, किस रूप में देखते हैं। प्राकृतिक अभ्यासों से सांस्कृतिक, सामाजिक और मानवीय अभ्यास किस रूप से भिन्न है? माना कि प्योर साइंस में, प्राकृतिक विज्ञानों में जो रिसर्च होते हैं, जो अभ्यास होते हैं, इसी तरह हम कल्चरल स्टडीज, सोशल स्टडीज,
कर सकते हैं, ये भी प्रश्न महत्व का बनता है। समाज की वास्तविकता समाज विज्ञानी कहां तक समझ सकता है? ये भी एक बेसिक प्रश्न है, गंभीर प्रश्न है कि सोशल साइंस रिसर्चर है, वो सोशल रियलिटी को कहां तक समझ सकता है? समाज विज्ञानों की अलग पद्धति अपेक्षित है? यह प्रश्न इसलिए खड़ा हुआ है कि ज्यादातर हमने पॉजिटिविस्ट अप्रोच के कारण सोशल साइंसेस में नेचुरल साइंसेस की मेथड को अपना ली है। अब इसका परिणाम क्या आया हम आगे देखेंगे, लेकिन ये प्रश्न फिलोसॉफिकल प्रश्न, तात्विक प्रश्न बन के हमारे सामने आता है कि समाज विज्ञानों की अलग पद्धति आवश्यक है, अपेक्षित है, और अपेक्षित है तो क्या है, हम ये बना सकते हैं? ये सारे प्रश्न मानव विद्याओं के स्वरूप से लेके उनकी मेथोडोलॉजी तक के प्रश्न हमें स्वचिंतन के लिए बाध्य करते हैं। अब ये जो प्रश्न है उनका हम दो दृष्टि बिंदु से इंक्वायरी कर सकते हैं, क्रिटिकल इंक्वायरी कर सकते हैं। एक है वस्तुलक्षी तपास, वस्तुलक्षी अभिगम, और दूसरा है व्यक्तिलक्षी अभिगम। वस्तुलक्षी अभिगम से अगर हम बात करें तो इसमें ये बात जाहिर है कि हम प्राकृतिक विज्ञान के प्रभाव में बात कर रहे हैं। प्राकृतिक विज्ञान में माना जाता है कि मानव मन से अलग स्वतंत्र बाह्य वास्तविकता है और इसका ऑब्जेक्टिवली विश्लेषण हम कर सकते हैं। ये प्राकृतिक विज्ञानों में माना जाता है, हम जानते हैं। इसलिए मानव अभिव्यक्तियों की भी वस्तुलक्षी तपास, ऑब्जेक्टिव इंक्वायरी हम कर सकते हैं। ये भी एक अप्रोच है। दूसरा अप्रोच इसमें है सब्जेक्टिव अप्रोच। सब्जेक्टिव अप्रोच में हम ये नजरिए से जाना होगा हमें कि वास्तविकता क्या है, व्हाट इज रियलिटी। ये मानव निर्मित है, ये बड़ा फिलोसॉफिकल प्रश्न है। हम अनुकांट चिंतन में अगर हम जाएंगे तो इसमें ये बात, और साथ साथ इसमें फिनोमेनोलॉजी, हर्मेन्यूटिक्स, ये सबकी बात हम आगे करेंगे। लेकिन इसमें एक अप्रोच ये भी है कि रियलिटी, जिसे हम रियलिटी कहते हैं, ये मानव निर्मित है। आपको यहां प्रश्न होगा कि ये कैसे हो सकता है? तो कुछ हमारी अंडरस्टैंडिंग में, हमारी बुद्धि में, हमारी समझन शक्ति में कुछ कैटेगरीज रहती है। ये कैटेगरीज की मदद से, कैटेगरी का उपयोग करके हम बाह्य जगत को नाम देते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, बाह्य वास्तविकता के साथ व्यवहार करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये कुछ जो कैटेगरीज जो मानव मन में है पहले से, तो ये कैटेगरीज को अगर हम अप्लाई नहीं करेंगे तो ये बाह्य जगत को हम समझ ही नहीं पाएंगे। माना कि अब आपको ये प्रश्न होगा कि ये कैटेगरीज क्या है, तो मैं एक उदाहरण दूं आपको कि हर एक कारण का परिणाम होता है। अब ये मेरे पास ये समझ ही नहीं होगी तो बाहर की दुनिया में जो कॉज और इफेक्ट है वो मैं समझ नहीं पाऊंगा, समझा नहीं पाऊंगा। स्पेस एंड टाइम का जो कॉन्शियसनेस है मेरे में, वो अगर नहीं होता
तो ये जगत किस तरह का होता, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं पाते। मानो कि ये चीज बड़ी है या ये छोटी है, ये जो हम कैटेगरीज में बांटते हैं, ये यूनिवर्सल है, पर्टिकुलर है, किस आधार पर बांटते हैं? बाह्य अनुभूति के आधार पर तो हमें जो मिलता है वो एक छिन्न भिन्न संवेदन मिलते हैं जो हम 5 इंद्रियों से ग्रहण करते हैं। तो ये जो संवेदन सामग्री, जो सेंस डेटा हमारे पास आता है, वो सेंस डेटा के पर हमारा मन प्रोसेस करता है, हमारे थिंकिंग प्रोसेस में वो जाता है डेटा, और इसके बाद ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को पहचानते हैं, उसको नाम देते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो जिसको हम रियलिटी कहते हैं वो मानव निर्मित है। मानव से मुक्त अगर कोई देखने वाला ही नहीं होता, मान लीजिए कि मानव नहीं है इस पृथ्वी पर, है ही नहीं मानव, तो ये जगत क्या होता? ये प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता। तो प्रश्न उपस्थित होता है, इसका मतलब ये है कि मनुष्य इस तरह से जगत को देखता है। कुछ कैटेगरीज हमारे जन्मजात हमारे में है ये सृष्टि को देखने की, और इसी पैरामीटर में, इसी मानदंड से ही हम सृष्टि को देख सकते हैं। इसलिए ये प्रश्न आता है कि अगर ये स्पेस और टाइम का जो हमारा डायमेंशन है, कुछ जीवात्मा, कुछ जीव ऐसे हैं, कुछ प्राणी ऐसे हैं, कुछ जंतु ऐसे हैं जिसमें स्पेस और टाइम का डायमेंशन नहीं है, मनुष्य के पास है। कुछ प्राणी ऐसे हैं जिसको स्पेस और टाइम के अलावा भी डायमेंशन होंगे, लेकिन हम नहीं जानते। कुछ प्राणी ऐसे भी हो सकते हैं कि ये जो कॉजालिटी है, सब्सटेंस एंड क्वालिटी है, इसका भेद नहीं कर पाएंगे। ये बड़ा है, छोटा है, दूर है, नजदीक है, इसका भेद नहीं कर पाएंगे। तो जिसे हम जगत कहते हैं, वास्तविकता कहते हैं, वो तो मानव के संदर्भ में रची हुई। अगर मानव का रेफरेंस ले लेते हैं तो जगत क्या है? तो मेरा कहना यह है कि प्राकृतिक विज्ञानों का अगर जो ये दावा है कि वास्तविकता हमारे से बिल्कुल स्वतंत्र है और हम देखे या न देखे वो अपनी जगह पर कायम है, तो ये जो सब्जेक्टिविटी का अप्रोच है, इसमें ये बात मान्य नहीं रहेगी कि वास्तविकता उसके जानने वाले से या उससे ज्ञाता से स्वतंत्र है। वो ज्ञाता के संदर्भ में ही वास्तविकता आकार लेती है। इसलिए अब ये प्रश्न आता है कि यहाँ अर्थघटन के खुलेपन की शक्यता है। अब रियलिटी को हम एक नजरिए से, मैंने एक नजरिए से देखा, दूसरा कोई दूसरे नजरिए से देखेगा, तो यहाँ अर्थघटन का प्रश्न आ जाता है। इसलिए जिसको हम सोशल रियलिटी कहते हैं वो अर्थघटन के खुलेपन की अपार संभावनाओं में पड़ी है। मानवीय घटनाओं को संशोधक किस रूप में देखता है, ये भी एक प्रश्न है। किस रूप में समझता है, ये महत्वपूर्ण है। अब ये तो हम सोशल साइंस की बात कर रहे हैं, लेकिन 20वीं सदी में हम देखें तो परिणाम हमारे सामने ये आया था कि प्राकृतिक विज्ञानों का स्वरूप भी शंकास्पद बन गया है। जब हम पॉपर और कुन्ह की कंट्रोवर्सी में जाते हैं तो इसमें यह बात आती है कि विज्ञान का विकास चुस्त वैज्ञानिक प्रारूप में होता है, इस मान्यता के सामने भी प्रश्नार्थ खड़ा हो गया है। जिसे हम विज्ञान के ज्ञान की प्रगति कहते हैं, ग्रोथ ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, इसमें भी कई मत, कई सिद्धांत हमारे सामने हैं। तो ज्ञान की संरचना, देखिए विज्ञान ज्ञान की संरचना करता है, ये भी इसमें निहित है। जैसे हम पॉजिटिविस्ट अप्रोच में जाते हैं, आप तो सब ज्यादातर सोशियोलॉजी के हैं और सोशल साइंस से रिलेटेड हैं, तो ये लॉजिकल पॉजिटिविज्म का जो अप्रोच, वो वैसे तो फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजी है। वियना में जो ये वियना सर्कल का
प्रारंभ हुआ और इसमें लॉजिकल पॉजिटिविज्म, इसमें मॉरिट्स स्लिक थे, ए.जे. एयर थे, रुडोल्फ कार्नेट थे, और इन्होंने जो ये पॉजिटिविस्ट अप्रोच शुरू किया, और ये पॉजिटिविस्ट अप्रोच को ऑगस्ट कॉम्ट सोशल साइंस में लाते हैं। वो हम ये सब जानते हैं, इसमें मैं नहीं जाता। लेकिन ये जो लॉजिकल पॉजिटिविज्म की वेरिफाइबिलिटी की जो थियरी है, जिसे हम सत्यासत्य परीक्षण का सिद्धांत कहते हैं, वो प्राकृतिक विज्ञान के लिए और सारे ज्ञान के लिए कहते हैं कि मीनिंगफुल ये होता है जिसकी हम वेरिफिकेशन कर सके। जिसका वेरिफिकेशन नहीं कर सकते, इसका विज्ञान में कोई स्थान नहीं है। अब इसलिए हम कहते हैं कि पॉजिटिविज्म में ये जो मेटाफिजिक्स है, एथिक्स है, रिलीजियन के सेंटेंस है, वो सब इसमें से दूर हो जाते हैं क्योंकि इसका वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। तो इन्होंने जो थियरी दी सत्यासत्य परीक्षण का सिद्धांत, इससे ये मेटाफिजिक्स और एथिक्स, मूल्य लक्षी सारे विधानों को विज्ञान में से दूर करने का प्रयास हुआ। उनका यही एक सिंपल सिद्धांत था कि जिसका हम निरीक्षण और अवलोकन कर सकते हैं वो ही विज्ञान का विधान बन सकता है, जिसका हम कम से कम एक आधार दे सकते हैं, पुरावा दे सकते हैं। इसलिए व्यक्तिगत निरीक्षणों के आधार पर हम कुछ सर्वदेशी सिद्धांत की स्थापना करने का प्रयास करते हैं। तो विज्ञान का कोई भी सिद्धांत सर्वदेशी सिद्धांत तब माना जाएगा जब वो वेरीफाइबल होगा। अब इसके सामने कार्ल पॉपर ने जो फॉल्सिफिकेशनिज्म की बात की है वो भी आप सब जानते हैं। वो कहते हैं कि वेरिफिकेशन संभव नहीं है, क्योंकि जिसको हम यूनिवर्सल प्रोपोजिशन कहते हैं, मानो कि मैं कहूं कि ऑल मैन आर मॉर्टल, सभी मनुष्य मरणशील हैं। अब ये मैंने किस आधार पर ये यूनिवर्सल सेंटेंस किया कि मैंने देखा कि जितने भी मनुष्य ने जन्म लिया है वो सब मृत्यु की शरण होते हैं, आज तक हुए हैं, लेकिन भविष्य में भी आने वाले होंगे। वो मैं एक आस्था के आधार पर ही कहता हूं, क्योंकि कल क्या होने वाला है मैं नहीं जानता। मानो कि ये विधान ऐसा है ऑल मैन आर मॉर्टल कि हमको इसमें थोड़ा वो होगा कि नहीं भविष्य में भी सब मरने ही वाले हैं। लेकिन मैं एक सिंपल आपको विधान करूं कि सर्व पक्षी उड़ता है, एक विधान है। किस आधार पर मैंने कहा कि मैंने एक पक्षी देखा, 2 देखा, 3 देखा, 4 देखा, आज तक जितने भी हुए देखे, तो मैं एक विधान पर आता हूं कि सब। तो ये जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट की हम जो स्थापना करते हैं, यूनिवर्सल विधान की स्थापना करते हैं, विज्ञान के सिद्धांत भी ऐसे यूनिवर्सल विधान ही है। हम निरीक्षण अवलोकन से प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं, 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, एक ही स्वरूप का परिणाम आया, तो हम कहते हैं कि ये सभी के लिए सत्य है। लेकिन ये जो व्याप्तीकरण है, जिसको हम इंडक्टिव मेथड कहते हैं, विज्ञान के सारे सिद्धांत इंडक्टिव मेथड से प्रस्तावित होते हैं, तो ये जो इंडक्शन है वो अपने आप में इलॉजिकल है, क्योंकि अब तक जो सत्य है वो भविष्य में भी सत्य रहेगा। वो एक श्रद्धा के सिवा कुछ भी नहीं है। इसलिए विज्ञान चाहे वो कहे कि हमारे जो सिद्धांत है वो यूनिवर्सल है, लेकिन वो तब तक सही है जब तक वो गलत साबित नहीं होते। इसलिए कार्ल पॉपर फॉल्सिफिकेशन में ये बात लेके आते हैं कि ये जो यूनिवर्सल प्रोपोजिशंस है, इनका हम स्थापन नहीं कर सकते, वेरिफिकेशन नहीं कर पाते, लेकिन उनको हम असत्य स्थापन कर सकते हैं लॉजिकली। मैं ऐसा कहूं कि सर्व मनुष्य मरणशील है, ये विधान में स्थापित तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक मनुष्य अगर मैं ऐसा बता सकूं, एक ही, कि ये अमर है, तो ये जो सिद्धांत है, ये जो विधान था कि सर्व मनुष्य मरणशील है, वो गलत साबित हो जाएगा। इसलिए सर्वदेशी सिद्धांतों को हम इसके विरुद्ध
पुरावा के संदर्भ में गलत साबित करते हैं उसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते। तो देखो विज्ञान में भी ये प्रश्न आए हैं। इसमें पुनः के बाद जो अभिगम आया कि वैज्ञानिकों की भी एक बिरादरी है और इसमें ऐतिहासिक संदर्भ भी है। विज्ञान किस दिशा में जाएगा वो भी तय करने वाले कोई और है। किस दिशा में रिसर्च करने हैं, कैसे रिसर्च करने हैं, किस पॉलिसी को प्रमोट करनी है, इस दिशा में विज्ञान को ले जाते हैं। तो इसमें विज्ञान जो जिसको हम ग्रोथ ऑफ साइंटिफिक नॉलेज कहते हैं, इसमें कोई तार्किकता नहीं है। इसमें भी ये सब अप्रोच आते हैं, हिस्टोरिकल अभिगम आता है, ऐतिहासिक अभिगम आता है। हमने आगे अभी कहा कि मानव तटस्थ निरीक्षक है, ऐसा जो हमारी श्रद्धा है वो भी प्रश्नार्थ चिन्ह लग गया है। इस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। रियलिटी को कोई एक अलग से देखता है, दूसरा दूसरी तरह से देखता है। हम साइकोलॉजी में जो गेस्टाल्ट स्विच की हम बात करते थे कि हम तटस्थ निरीक्षक नहीं है, हम जो निरीक्षण करते हैं इसके पीछे भी कुछ धारणाएं, कुछ एग्जम्पशन, कुछ सांस्कृतिक वैल्यूज, कुछ पूर्वाग्रह, वो लेके हम दुनिया का निरीक्षण करते हैं। और सोशल साइंस में तो एक खास प्रश्न आता है कि हम सोसाइटी को देखते हैं तो हमारे अप्रोच से इसको देखते हैं। तो रिसर्चर का अप्रोच भी इसमें आ जाता है। कुछ में मनुष्य तटस्थ निरीक्षक नहीं है। अगर इसकी हम बात करें तो ये जो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का जो ये कुछ आपने देखे होंगे, मैं आपके सामने लाया हूँ, जो अमेजिंग इल्यूजिव पिक्चर्स मैंने यहाँ कुछ बताए। तो हम देखते हैं कि बारी बारी कुछ अलग ही दिख रहा है। तो हम पहली नजर से जो देखते हैं ऐसा नहीं है, कुछ वास्तविकता कुछ इसमें अलग दिखती है। तो ये मानवीय तटस्थ निरीक्षक है, ऐसा अगर हम मानकर चलते हैं तो इसके सामने भी ये प्रश्न आता है। तो यह धारणा ही शंकास्पद हो गई है कि ज्ञाता के रूप में मैं बाह्य वस्तु को देखता हूं और तटस्थ निरीक्षक के रूप में देखता हूं। तो वैज्ञानिक पद्धति का विकल्प सोचना, ये सब प्रश्नों के बाद एक अनिवार्य हो गया है। हम ये सब प्रश्न लेके मानव विद्याओं के पास आते हैं तो मानव विद्याओं में बहुलता का स्वीकार अनिवार्य बन गया है। इसमें एक अप्रोच से हम नहीं आगे बढ़ सकते। पद्धति, अर्थघटन और समझूती में अनेकता का स्वीकार अनिवार्य बन गया है। मानव विद्याओं के अभ्यास के बारे में पुनर्विचारणा भी आवश्यक है। परंपरागत विषयों से अलग कुछ नए विषयों का महत्व बढ़ने लगा है। अब देखिए, सोशल साइंस में, ह्यूमैनिटीज में परंपरागत रिसर्च जो हम कर रहे हैं आज, वो सब मानो कि अप्रस्तुत लगते हैं। कुछ नई समस्याएं हमारे सामने खड़ी हो गई है। नए अप्रोच से हमें ये सब समस्याओं पर देखने की आवश्यकता है। इसलिए बहुआयामी अभ्यासों की आवश्यकता भी इसमें है। साथ में इसमें नीति अभ्यासों की भी आवश्यकता है। आज तक हमने ये प्रश्न को थोड़ा अलग कर दिया था साइंस से और सोशल साइंस से, कि इसमें कुछ मॉरल अभिगम, नैतिक अप्रोच भी लाया जाए। तो मनुष्य की क्वालिटी में, उसकी मोरालिटी में वृद्धि करे, इस तरह की नीति निर्माण करने में ह्यूमैनिटीज का क्या रोल है, ये भी आज के जगत में महत्वपूर्ण है, जिसे हम प्रगति कहते हैं। ये जो हमारा डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है वो भी प्रश्न रूप बन गया है। अब देखिए, ह्यूमन राइट्स और डेवलपमेंट अपने आप में एक साथ नहीं जा पा रहे हैं। जहां भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं वहीं अन्याय की एक नई भूगोल हम ऑटोमेटिकली रच देते हैं। इसलिए प्रोग्रेस, विज्ञान का जो ये दावा था कि विज्ञान का ज्ञान रीजन वाला होगा,
मेथोडोलॉजी वाला हो, मेथड से आया होगा, वो ऑब्जेक्टिव होगा, इसमें प्रोग्रेस होगा और मानवता भी इसके केंद्र में रहेगी। लेकिन ये बात नहीं हो पा रही है, तो मानव प्रगति की विभावना ही प्रश्नरूप बन गई है। तो सामाजिक नीति का अभ्यास अनेक विद्या शाखाओं के संदर्भ में अनिवार्य बना है। मानव विद्याओं का प्रारूप सुनिश्चित है, ये धारणा भी प्रश्नरूप बन गई। ज्ञान के विकास में पूर्व जिसे हम बिन महत्वपूर्ण मानते थे, जिसको हम नजरअंदाज करते थे, अब वो महत्वपूर्ण बनने लगा है। वो है ह्यूमन रिलेशन, मनुष्य की रस और रुचि, मनुष्य की भावनाएं, मनुष्य के सांस्कृतिक व्यवहार, ये सब ह्यूमैनिटीज के अभ्यास के केंद्र में आने लगे। इसलिए समझण के वैविध्य का स्वीकार करके हमें अर्थ घटनात्मक अभ्यासों की तरफ जाना पड़ेगा। सभी समाज परिवर्तन की झंखना अभिलाषा रखते हैं, किंतु परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध नहीं बन सकते। इसका कारण प्रत्येक समाज के इतिहास निर्माण में, वास्तविकता की खुद की समझ में और इसकी मूल्य पसंदगी में निहित है। ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तब मानव विद्याओं में क्यों ऐसी अनिश्चितता और संशय की स्थिति बनी है? इसको समझने के लिए मानव विद्याओं के सामने जो चैलेंजेस आए हैं, कुछ हिस्टोरिकल कॉज इसमें आए हैं और पैराडाइम शिफ्ट जो जिस तरह से हो रहा है, ये सब समझने की आवश्यकता है। अभी तक जो हमने डिस्कस की, आपके सामने मैंने जो प्रस्तुति की, इसमें ये जो सामाजिक सोशल रिसर्चर हैं, सामाजिक संशोधक हैं, और इसके सामने जो सामाजिक जगत आता है, ये दोनों में डायलॉग ये महत्वपूर्ण है, संवाद महत्वपूर्ण है, जिसे हम सामाजिक जगत कहते हैं। इसमें नए विकल्पों का सर्जन हुआ है, ज्ञान का विस्तार हुआ है, अनुभव का विस्तार हुआ है। इसलिए हम वस्तुओं को किस तरह उत्पन्न करते हैं, हम प्रत्ययन किस तरह करते हैं, स्वयं का और जगत का शासन किस तरह करते हैं, जगत का नियमन किस तरह करते हैं, सामाजिक पड़कारों को किस तरह जानते हैं, इसका सफल प्रतिकार किस तरह करते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो मानो कि अभी ये पर्यावरण का प्रश्न हमारे सामने आया है, ग्लोबल क्राइसिस, एनवायरमेंटल क्राइसिस। तो ऐसे पड़कारों को हम किस तरह जानते हैं, किस तरह उनका सफल प्रतिकार करते हैं, उचित प्रतिभाओं को हम किस तरह रिस्पॉन्स करते हैं, ये महत्व का है। इसलिए अगर हम सामाजिक विज्ञान और मानव विद्याओं में तात्विक धारणाओं की बात करें, ये जो ऑन्टोलॉजिकल एजम्पशन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो सभी सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान के कुछ ऑन्टोलॉजिकल एजम्पशन होते हैं, कुछ तात्विक धारणाएं होती है, कुछ मूलभूत धारणाएं होती है। और ये ऑन्टोलॉजिकल एजम्पशन के आधार पर हर एक विज्ञान, हर एक सामाजिक विज्ञान अपनी एपिस्टेमोलॉजिकल एजम्पशन बना लेता है, ज्ञानात्मक धारणाएं बनाता है, और इस संदर्भ में वो अपनी पद्धति डेवलप करता है। साधन और सामग्री संग्रह के प्रश्न समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं। अब ये जो ज्ञानात्मक धारणाएं हमने बनाई और इसके आधार पर जो हम डेटा कलेक्शन करते हैं, वहां से प्रश्न की शुरुआत होती है। इसको हम
केवल पद्धति या टेक्निक के रूप में नहीं देख सकते। डेटा कलेक्शन को मात्र ऑब्जेक्टिवली टेक्निक के रूप में सोशल साइंस में ट्रीट करने इस तरह हम नहीं देख सकते। इसका संबंध जगत की समझन के साथ है। जगत की हमारी समझ संदर्भी है। जगत को जब रिसर्चर देखता है, हम समाज को देखते हैं, तो हमारी ये जो समझ है वो संदर्भी बनती है, कॉन्टेक्चुअल है। किस दृष्टि से जगत को हम देखते हैं इस पर निर्भर है। एक उदाहरण आपको मैं दूं कि एक अप्रोच से, कुछ एक नजरिए से मैं एक शब्द को इस तरह इंटरप्रेट करूंगा, एक सामाजिक घटना को इस तरह इंटरप्रेट करूंगा कि इसका पूरा नजरिया ही बदल जाएगा, इसका इंटरप्रिटेशन ही बदल जाएगा। मानो कि गांधी जी की हत्या, अब किसी ने गांधी वध ऐसा शब्द किया था। अब मैं गांधी वध बोलूं या गांधी हत्या बोलूं, एक ही शब्द में पूरा अप्रोच बदल जाता है। तो रिसर्चर किस तरह से सामाजिक घटना को देखता है ये भी महत्वपूर्ण है। जगत की हमारी समझ अलग अलग होती है, और समझ कैसे बनती है वो हमने आगे देखा कि कुछ एजम्पशन है, कुछ सांस्कृतिक मूल्य है, हमारी विरासत है, हमारी भाषा के वार्तालाप है, कम्युनिकेशन, सब इसमें आता है। शिक्षा पद्धति भी है, किस तरह से नागरिक हमें तैयार करने हैं, इस तरह के किस तरह से सिलेबस हम बनाते हैं, ये सब इसमें आता है। तो जगत की हमारी समझ किसी की समानतावादी भी हो सकती है, किसी की असमानतावादी भी हो सकती है, कोई स्वतंत्रतावादी भी हो सकता है, तो कोई आप खुदवादी भी है। जगत की हमारी समझ उदार मतवादी भी हो सकती है या परंपरावादी भी हो सकती है। जगत की हमारी समझ वास्तविक भी हो सकती है और मिस्टिकल या रहस्यमय भी हो सकती है। जगत की हमारी समझ टेक्नोक्रेटिक भी हो सकती है और ग्रामीण भी हो सकती है। संस्कृत भी हो सकती है, असंस्कृत भी हो सकती है, वर्गीय भी हो सकती है, वर्ग विहीन समाज रचना की भी हो सकती है। शोषक और शोषित के संदर्भ में भी जगत की हमारी समझ हो सकती है। मूलगामी और काम चलाओ ऐसे संदर्भ में भी जगत की हमारी समझ हो सकती है। अब इस अर्थ में देखें तो समाज विज्ञान के संशोधन इनोसेंट नहीं है, निर्दोष नहीं है, ये आप समझने का प्रयास करिए। ये जो है एजुकेशन रिसर्च, आप ये जो डायग्राम में देख रहे हैं, इसमें दो बातें, दो छोर पर है, बहुत महत्व की है कि विद्याकीय संशोधनों का आधार एक तरफ पॉलिटिक्स है, और जहां पॉलिटिक्स होगा वहां पावर गेम होगी, और एक तरफ निर्णयकर्ता और निर्णय की प्रक्रिया है, डिसीजन मेकिंग है। तो डिसीजन मेकिंग कौन है, किस रिसर्च को प्रमोट करना है, वो तो कौन तय करता है। इसमें पावर गेम भी आ जाती है, आइडियोलॉजी भी आ जाती है। तो हमारे रिसर्च भी आइडियोलॉजिकल लोडेड होते हैं। ये जो अभी चल रहा है, आप सब सारे प्रोफेसर हैं तो इसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, आप समझ गए किस तरफ मेरा इशारा है कि रिसर्च भी आइडियोलॉजिकल लोडेड होते हैं। कोई मार्क्सवादी अभिगम से भी रिसर्च कर सकता है, तो कोई कैपिटलिस्टिक अभिगम से भी रिसर्च कर सकता है। तो कैसी नीतियां बनेगी वो कौन तय करता है, मैं और आप नहीं तय करते, वो पॉलिटिक्स का क्षेत्र बन जाता है। पावर गेम भी इसमें निहित जो आइडियोलॉजी रहती है वो भी इसमें है, और डिसीजन मेकिंग ऐसे लोगों के हाथ में है। इसका मतलब ये हुआ कि विद्याकीय संशोधन जिसे हम सामाजिक संशोधन कहते हैं, वो अपने आप में निर्दोष नहीं है। यह परस्परावलंबिता, ये जो डिसीजन मेकिंग और पॉलिटिकल पावर की है, ये संशोधन की दिशा और दशा तय करते हैं।
इसलिए हम अलग अलग संशोधन करने के लिए हम जो हमारे स्टूडेंट्स को करवाते हैं, कोई अप्लाइड रिसर्च करवाएगा, कोई इवेल्युएटिव रिसर्च करवाएगा, कोई प्योर रिसर्च में जाएगा, कोई मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च आएगा, कोई कम्युनिकेटिव रिसर्च में जाएगा, कोई मल्टीकल्चरल रिसर्च में जाएगा। तो संशोधन की दिशा और दशा किस तरफ जाएगी, वो डिसीजन मेकिंग भी इसमें महत्व का रोल अदा करता है। तो ऐसे संशोधनों से हम सोशल रियलिटी को समझने का प्रयास करते हैं। तो ये जो चैलेंज आए हैं, हमने आगे कहा कि ये ऐसे क्यों आए कि ह्यूमैनिटीज के बारे में हमें पुनर्विचारणा करने की जरूरत पड़ी है। तो इसमें चैलेंजेस इन द सोशल साइंसेस की हम थोड़ी बात करेंगे। तो विज्ञान और समाज विज्ञान में सत्य की संरचना की शोध हमें इस धारणाओं की स्वीकृति से प्रारंभ करनी होगी। हमें कुछ धारणाएं इसमें स्वीकारनी है और फिर ये इंक्वायरी में जाना है। ये धारणाएं हैं कि ये जो वर्ल्ड है, जो सोशल रियलिटी है, सामाजिक जगत है, वो कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। इतना 1+1=2 ऐसा नहीं है। हम तीव्रता से बदलते जगत में जीते हैं और अब तो ऐसे जगत में आ गए हैं, वो भी एक चैलेंज के रूप में हमारे सामने कि कुछ बातें हम जाने न जाने और आउटडेटेड हो जाती है। हमें यह भी मानना होगा, स्वीकारना होगा कि समाज विज्ञान शून्यावकाश में अस्तित्व में नहीं आते। इसका संदर्भ मानव अस्तित्व है। मानव के संदर्भ में, मानव के बीच के रिलेशन के संदर्भ में, मानव की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में हमें इसको समझना है। समाज विज्ञान का सत्य, जिसे हम समाज विज्ञान का सत्य कहते हैं, वो कॉन्क्रीट नहीं है, नक्कर नहीं है, क्योंकि वो संदर्भ मुक्त नहीं है, वो संदर्भ ही सत्य है। और सत्य की संरचना का संदर्भ मानव अस्तित्व होने के कारण विज्ञान की वस्तुलक्षी पद्धति भी मानव मूल्यों से लोडेड है। आपको थोड़ा आश्चर्य लगेगा, लेकिन ये है। सत्य केवल मानसिक रचना नहीं है, सत्य निरीक्षण से बाध्य और मानव अनुभव से भी प्रमाणित होना चाहिए। ये भी हमें स्वीकार करके चलना होगा। अब जो ये 3 चैलेंजेस हैं, चैलेंज ऑफ चेंज, चैलेंजेस ऑफ मेथोडोलॉजी और चैलेंज ऑफ टर्मिनोलॉजी, ये 3 प्रकार का जो सामना समाज विज्ञान आज कर रहे हैं, इसको समझने का थोड़ा हम प्रयत्न करें। द चैलेंज ऑफ चेंज। समाज विज्ञान के विश्लेषण के परंपरागत विषयों में आमूल परिवर्तन आया है। देखिए, जो ट्रेडिशनल ऑब्जेक्ट ऑफ एनालिसिस ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड सोशल प्रोसेस, ये जो था, परंपरागत रूप से हम क्या करते थे, राज्य का अभ्यास करते थे, समाज, राष्ट्रीय अर्थतंत्र, मानव व्यक्तित्व, पर्यावरण, ये जो विषय थे वो सामाजिक विज्ञानों के रिसर्च के केंद्र में रहते थे। लेकिन ये जो सांप्रत वैश्वीकरण के नए क्षेत्र जो बने हैं, अंतर संबंधित प्रक्रियाएं, इंटर रिलेटेड प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एनवायरमेंटल चेंज, ये जो, और ये बहुत भी बड़ी बात है, ये जो रेवोल्यूशन इन कम्युनिकेशन में जो आया है, इसलिए हम एक नेटवर्क सोसाइटी के पार्ट बन गए हैं और ये ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव है, हम जानते हैं। और इसका परिणाम ये आया कि एक बाउंड्रीलेस वर्ल्ड हमारे सामने है, राष्ट्रीय सरहद का अभाव। अब मैं एक क्षण में, अभी आज हम देखें तो मैं कहाँ बैठा हूँ, आप कहीं बैठे और हमारा संवाद चल रहा है, तो ये एक नेटवर्क सोसाइटी के पार्ट हम बन गए हैं।
संकल्पना मूलक और अस्तित्व लक्षी परिवर्तन आए। तो जिसको हम परंपरागत रूप से जो संकल्पनाएं हमारे मन में बनी थी, व्यापार को लेके, शिक्षा को लेके, पर्यावरण को लेके, राजकीय आंदोलनों को लेके, वो संकल्पनाएं, परंपरागत संकल्पनाएं भी बदलने लगी है। एनवायरमेंटल चेंजेस जिस तरह के आए हैं, इसमें समाज विज्ञानों को अपना नया अभिगम बनाने की जरूरत पड़ी। इसमें अंतर विद्या की है, अभिगम भी लाना पड़ेगा, इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी। प्राकृतिक विज्ञानों की भूमिका का पुनर्मूल्यांकन। क्यों? कि प्रकृति को जो जिस तरह से हमने साधन मूल्य समझा, प्रकृति का जिस तरह से हमने दोहन किया, शोषण किया, इसका जो परिणाम आया, इसलिए अब सभी विज्ञान को, सोशल साइंसेस को ये समझने की जरूरत पड़ी है कि ये प्रकृति का साधन मूल्य ये कहाँ तक उचित है। क्या मनुष्य को सर्वाधिकार मिल गया है कि ये सारी सृष्टि की सभी संपत्ति का पर्यावरण का मालिक है और अपने आप में वो जैसा चाहे इसका यूज कर सकता है। साथ साथ ये कम्युनिकेशनल चेंज भी आए, रीथिंकिंग ऑफ रिलेशन बिटवीन टेक्नोलॉजी, लैंग्वेज एंड सोशल रिलेशन, वो भी हमारे सामने एक यक्ष प्रश्न बन के आया है। आज ऐसा हुआ है कि बैठे बैठे हम निरक्षर होते जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी जिस तरह से आगे बढ़ती जा रही है, 10 साल पहले हमें लगता था कि हम ज्ञानी हैं, आज थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी में आ गए, कॉम्प्लेक्स में आ गए हैं कि ये तो सब हम नहीं जानते हैं। ये जो टेक्नोलॉजी का प्रभाव, ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रभाव है, और इसमें जो इसकी जो पूरा प्रभाव सोशल रिलेशनशिप पर पड़ा है, तो ये सब जो पड़कार है हमारे सामने, परिवर्तन के पड़कार, वैश्वीकरण के कारण, हमारी संकल्पनाओं के बदलाव के कारण, एनवायरमेंटल चेंजेस के कारण, कम्युनिकेशनल चेंजेस के कारण, हमें एक रीथिंकिंग करने की जरूरत पड़ी है। समाज विज्ञानों के अभ्यास विषय में आमूल परिवर्तन आया है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो परंपरागत अभ्यास विषय अब नहीं चलने वाले, या अगर इसका हमें अभ्यास करना है तो ये नए कॉन्टेक्स्ट में करना होगा। इसके साथ साथ ये द चेंज ऑफ मेथड की भी बात हम करेंगे, कि पद्धतिगत पड़कार हमारे सामने आए हैं। संशोधक संशोधन में किस तरह शामिल होता है और किस प्रकार का रिसर्च का अप्रोच उचित है, ये भी प्रश्न अभी खड़े हुए हैं। मेथोडोलॉजिकल क्वेश्चन जो हमारे सामने आते हैं वो है, प्राकृतिक विज्ञानों की धारणाएं, गृहीतों और पद्धतियों को हमें किस तरह देखना चाहिए। समाज विज्ञान को खुद की धारणाएं, खुद के गृहीत और पद्धति का विकास करना चाहिए, ये भी एक प्रश्न है। क्योंकि हम मेथोडोलॉजिकल यूनिटी बताते हैं कि क्योंकि हम कहते हैं कि हम सोशल साइंस है, विज्ञान है, शास्त्र है। तो विज्ञान और शास्त्र होगा तो इसमें ऑब्जेक्टिविटी होगी, यूनिवर्सलिटी होगी, सिद्धांत स्थापना होगी, और ये किस तरह होगी, तो हमने प्राकृतिक विज्ञानों की मेथोडोलॉजी का आधार लेके ये सब करने का प्रयास किया कि निरीक्षण अवलोकन की पद्धति लाए, वेरीफाइबल थियरी लाए, और हम कुछ सर्वे कराए, डेटा कलेक्ट करें, और इसके आधार पर कुछ हम एजम्पशन करने का प्रयत्न, कुछ यूनिवर्सल थियरी रचने का प्रयास करें। तो ये जो समाज विज्ञान की ये जो एडॉप्ट की हुई हमारी मेथोडोलॉजी है प्योर साइंसिस में से, इसमें भी परिवर्तन लाने की जरूरत पड़ी। व्यक्ति, समाज, अर्थशास्त्र, विचार सरणी, जिसे हम कहते हैं मानो कि लोकशाही आदि जो शब्द हैं, जो संकल्पनाएं हैं, ये वाकई में अस्तित्वमान है या फिर हमारी सुविधा के लिए निर्मित वार्ताएं हैं।
जिसमें हम विश्वास करते हैं। सामाजिक जीवन का सरलीकरण जिस तरह से प्योर साइंस में हम करते हैं, ऐसा हो सकता है? समाज विज्ञानों में बृहद सिद्धांत और नक्कर परिस्थितिगत जटिलता, जिसके हम ग्रांड नैरेटिव कहते हैं, क्योंकि ये फ्रॉइडियन थियरी है, मार्क्सियन थियरी है, वेबर की थियरी है, वो क्या है? ग्रांड नैरेशन है। तो ये ग्रांड नैरेशन के संदर्भ में जो नक्कर वास्तविकता है, नक्कर परिस्थिति है, इसकी जटिलता के बीच का जो अंतर है, वो किस तरह हम कम कर सकते हैं? तो ये जो सामाजिक संबंधों का वैज्ञानिक अभ्यास, ये भी मेथोडोलॉजिकल अभ्यास किस तरह किया जाए, ये भी हमारे सामने एक प्रश्न के रूप में आता है, पड़कार के रूप में आता है। जब हम प्राकृतिक विज्ञान की बात करते हैं, तो जो विषय है जिसका हमें विश्लेषण करना है, अभ्यास करना है, वो स्पष्ट रूप से संशोधक से स्वतंत्र है। जब हम सामाजिक विज्ञान में आते हैं, तो प्रश्न आता है कि मानव अस्तित्व की समस्याओं के बारे में बहुत ही अस्पष्टता है। हमें अभ्यास विषय यानी कि समाज की समझूती देनी पड़ती है। संशोधक खुद समाज का एक अंग होता है, इसलिए ऐसा होता है कि हम हमारे ही स्टडी कर रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट हमारे से बाहर नहीं है। तो संशोधक को ज्ञाता और ज्ञेय, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की समस्या का सामना करना पड़ता है। हम अपने ज्ञान के ज्ञाता भी हैं और विषय भी हैं। हम खुद हमारा अभ्यास कर रहे हैं, तो हम रिसर्चर भी हम हैं और विषय भी हमें, ऐसी स्थिति आती है। इसलिए समाज विज्ञान के दो संदर्भ, एक तो है संशोधन का संदर्भ और दूसरा है इसका वैलिडिटी का संदर्भ। तो इस संदर्भ में भी हमें ये देखना पड़ेगा कि अभ्यास का विषय और अभ्यास की पद्धति क्या है, और साथ साथ हम जो डेटा कलेक्शन करते हैं, इसका अर्थघटन हम किस तरह से करते हैं, ये भी इसमें प्रश्न आता है। टर्मिनोलॉजी का भी प्रश्न है हमारे सामने, परिभाषा का प्रश्न, परिभाषा के पड़कार भी हैं। समाज विज्ञान कुछ आइडियोलॉजिकल और कुछ फिलोसॉफिकल थियरी से लदे है, जिसे हम धारणाएं एवं संकल्पनाओं कहते हैं। वो एक समूह का शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं हम, और इसके कारण क्या होता है कि सामाजिक जगत का गठन किस तरह हुआ है, अभ्यास की उचित पद्धति क्या है, और जटिल विचारों के लिए भाषा की भागीदारी क्या है, ये सब हमें विचार करना पड़ता है। अब ये जो मेथोडोलॉजिकल डॉगमा है, मैं इसे पद्धति संबंधी मताग्रह कहता हूं। इसका परिणाम क्या आता है कि एक प्रकार की मेथोडोलॉजिकल जड़ता, पद्धति संबंधी जड़ता हमारे रिसर्च में आ जाती है। हमने जो पद्धति एडप्ट की है, इसमें एक प्रकार की श्रद्धा हम आरोपित कर लेते हैं, और परिणाम आता है कि हमारी मेथोडोलॉजी की मर्यादाएं या फिर उस पर पुनर्विचार करने की प्रक्रिया पर रोक लग जाती है। विचारों और संकल्पनाओं की बंधियार व्यवस्था बन जाती है, एक क्लोज सिस्टम बन जाती है, और एक फाउंडेशनलिज्म और रिडक्शनिज्म में हम आ जाते हैं। एक आधारवादिता और लयवादी अभिगम से हम इसमें आ जाते हैं। कुछ अनपेक्षित घटनाएं ऐसी हैं, कुछ विलक्षण सामाजिक घटनाएं हैं कि इसको हम इस मेथड से नहीं कर सकते। मानो कि टेररिज्म, आतंकवाद, किस तरह से हम देखेंगे। दो प्रकार के स्वरूप हमारे सामने हैं। एक धर्मांधता के कारण भी टेररिज्म आता है, और दूसरा एक स्वरूप, इसको स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म भी हम कह सकते हैं।
डायस्पोरा का अभी जो संकल्पना हमारे सामने आई है, फंडामेंटलिज्म कट्टरतावाद है, नियो बार्बियरिज्म है जिसे हम अभिनव असंस्कारिता कह सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन है, ई सोसाइटी है। तो नए तरफ की कुछ नया ही विश्व आ गया हमारे सामने। ये जो अभिनव असंस्कारिता है, डायस्पोरा है, जिस तरह से फंडामेंटलिज्म हमारे आसपास है, हम परंपरागत तरीकों से इससे निपट नहीं सकते। तो ऐसी घटनाओं में परंपरागत अभिगम अपर्याप्त है, इसलिए वैचारिक पुनर्रचना आदेशात्मक बनती है। चार्ल्स लेमर्ट एक सोशल फिलोसोफर है, वो कहते हैं कि कुछ बेसिक सर्वाइवल किट, जिसे हम कुछ बेसिक एग्जम्पशन कहे, ये हर एक विज्ञान अपने सेंटर में स्वीकारता है। तो इस पर भी पुनर्विचारणा की आवश्यकता बनी है। लेमार्ट का एक कोटेशन है बहुत अच्छा, वो मैं आपको कहना चाहूंगा। वो कहते हैं कि थियरी इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द सोशल साइंस, इट इज ए बेसिक सर्वाइवल किट। व्हेन these research tools no longer work, then rethinking becomes obligatory. Ultimately, social science research has to sensitize himself to problems, understanding, and communication. If a social science researcher has to be effective in understanding people, he should not be detached from common sense. Social science has to provide a way of mediating between the detached and attached point of view, subjective as well as objective experience. तो यहाँ हमारा इन्वॉल्वमेंट भी आवश्यक है और हमारी तटस्थता भी आवश्यक है, सब्जेक्टिविटी की भी आवश्यक है और ऑब्जेक्टिविटी की भी आवश्यकता है। ये जो आपके सामने एक मैं फिगर बता रहा हूं, द साइंटिफिक सर्किट ऑफ नॉलेज, अभी तक जो हमने डिस्कस, अभी समापन की तरफ ही जाएंगे हम। मुझे लगता है कि 10-1 मिनट में हमारी बात हम समाप्त करेंगे। ये 17वीं सदी में विज्ञान का जिस तरह का आविर्भाव हुआ, प्रोग्रेस हुआ, जिस तरह से पूरी दुनिया पर विज्ञान छा गया, सबको ऐसा लगने लगा कि इस सृष्टि के सारे रहस्य विज्ञान खोल देगा और सभी जगह पर एक, जिसे हम कहें ना, एक अच्छी रहने लायक दुनिया विज्ञान बना देगा। लेकिन ये जो आपके सामने फिगर्स में बता रहा हूं, इसमें ये विज्ञान के कारण जो धारणाएं बनी थी कि साइंटिफिक मेथड वो सत्य को ही प्रमोट करेगी और वो रीजन के साथ रहेगी, ट्रूथ और रीजन साथ में जाएगी, और ये जो ट्रूथ और रीजन, ये प्रोग्रेस और ह्यूमैनिटीज, इनको भी साथ में लेके चलेंगे। तो ये एक परस्परावलंबी ज्ञान व्यवस्था है कि साइंस हमेशा ट्रूथ के साथ रहेगा, तर्क के साथ जाएगा, प्रोग्रेसिव होगा और इसमें मानवता केंद्र में रहेगा। लेकिन अब जो हमने कुछ प्रश्न आपके सामने रखे, बीच में ये बात कर लूं कि ये जो नया साइंटिफिक पैराडाइम आया था जिसमें ट्रूथ, रीजन, प्रोग्रेस और ह्यूमैनिटी केंद्र में आई, तो वो क्या था? एक पैराडाइम शिफ्ट था। तो इसके पहले का जो पैराडाइम था वो थियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन का पैराडाइम था, तो जिसमें ट्रूथ और फेथ, ऑर्डर और डिविनिटी सेंटर में थी। तो ये थियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन के पैराडाइम को हटाकर ये साइंटिफिक सर्किट ऑफ नॉलेज वाला पैराडाइम 17वीं सदी में आता है, और इसमें ये जो दिव्यता और धार्मिक अंधश्रद्धाएं, फेथ के सोसाइटी जो कंट्रोल होती थी, इसके बदले ये जो साइंटिफिक टेम्पर आया और ट्रूथ, रीजन, प्रोग्रेस और ह्यूमैनिटी को अप्रोच करने की शुरुआत हुई। कुछ समय तक ऐसा लगा भी कि विज्ञान शायद
सभी तरह की सुखाकारी हमको दे देगा। लेकिन इसका परिणाम यह आया जो हमने अभी तक चर्चा की कि विज्ञान ने जो विश्व बनाया वो अब प्रश्न है कि रहने लायक है कि नहीं। ये जो कोरोना जिस तरह से हमारे आसपास हमारे नजदीक आता जाता है, पहले हेलो हेलो हमारे नजदीक जो ये कोरोना जैसे जैसे दिन पसार होते हैं, पहले तो हम ये डेटा ही पढ़ते थे कि इतने मारे गए अथवा इतने मर गए, इतने कोरोना संक्रमित हो गए। लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा होता है कि हमारे परिचितों का नाम इसमें आने लगा है कि अरे ये चले गए, अरे ये चले गए। ये जो अब विज्ञान की ये देन है, ये कृत्रिम वायरस है। अगर मान लो कि नेचुरल वायरस है तो भी हम जिस तरह से विज्ञान की हमारी ये जो पूरा डेवलपमेंट है वो किस तरह से लाचार इसकी स्थिति में इसके सामने आ गया है। ये जो हमने सामूहिक विनाश के शस्त्र भी जिस तरह से बनाए हैं, मैं नहीं कहता कि इसमें डायरेक्टली विज्ञान जिम्मेवार है, लेकिन जो आगे हमने कहा कि ये जो पॉलिटिकल और डिसीजन मेकिंग वाला जो फैक्टर है वो विज्ञान की भी दिशा तय करता है। इसलिए विज्ञान के संशोधन अपने आप में इनोसेंट है ये मानने की जरूरत नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूं। तो यूरोप में क्या हुआ कि इसके सामने विज्ञान की ये जो पैराडाइम था, स्वीकृत पैराडाइम, इसके सामने दोनों तरफ से अटैक हुआ। एक तो फिलोसॉफी की तरफ से भी हुआ और विज्ञान के अपने आप में भी हुआ। इसमें खास करके अनुकांतवाद जिसको हम न्यू कंटियानिज्म कहते हैं और रेशनल चॉइस थियरी कहते हैं, हर्मेनेटिक्स कहते हैं, फिनोमेनोलॉजी कहते हैं, ये सब जो अप्रोच आए इससे सब्जेक्टिविटी को स्वीकार विज्ञान में मिलने लगा है, या इसकी आवश्यकता बड़ी है कि हम मात्र ऑब्जेक्टिवली कुछ इंटरप्रिटेशन करें तो वो इतना सही नहीं रहेगा। अनुकांतवाद में जिस तरह से थियरी आई कि सामाजिक जीवन का अभ्यास मूल्य और रस रुचि के संदर्भ में होना चाहिए, इसकी भूमिका इसमें महत्व की है। इसमें अभ्यास विषय द अदर है, अन्य व्यक्ति है, और व्यक्ति लक्षी या वैयक्तिक अभ्यास पद्धति उपयोग में लाई जाती है। ये जो अनुकांतवाद की जो अप्रोच थी, इसमें बौद्धिक पसंदगी का सिद्धांत हमें जो कहते हैं रेशनल चॉइस थियरी, इसमें सभी सामाजिक घटनाएं व्यक्तिगत पसंदगी का समूह है ऐसा माना जाता है। और विज्ञानवाद का जिसे हम साइंटिज्म कहते हैं, इसका बड़ा विरोध ये रेशनल चॉइस थियरी में है। जिसे हम जो प्रश्न खड़े हुए हमारे सामने, जिसे हम फांसीवाद, साम्यवाद, मूढ़ीवाद, समाजवाद, बेनिफिशियरी इंटरप्रिटेशन होने लगे, क्योंकि हर एक अपने आप में बेनिफिशियरी इंटरप्रिटेशन करके अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहा है। ये भी इसमें है। इसमें अर्थघटन शास्त्र जिसे हम हर्मेनेटिक कहते हैं, इसका भी बड़ा रोल है ये अप्रोच बदलने में कि कहीं ना कहीं हमें सब्जेक्टिविटी को एड्रेस करना पड़ेगा। फिनोमेनोलॉजी जो एक थियरी के रूप में हमारे सामने है, वो भी इसमें आएगा। मैं थियरी की इसमें जाता नहीं हूं, लेकिन जो मेरा कहने का इसमें तात्पर्य है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति की रस रुचि को, व्यक्ति की भावनाओं को, उसके सांस्कृतिक परिवेश को, उसके भाषा के वार्तालापों को, इन सबको हमें सोशल साइंस के रिसर्च में लाना होगा, ये बात इसमें है। तो इसमें दो अभिगम आपके सामने हैं, एक सब्जेक्टिव अप्रोच है और दूसरा ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। तो जिसको हम नामवाद कहते हैं, मेटाफिजिकल जो बात करें तो, और इसके सामने वास्तववाद है। दोनों एक दूसरे के विरोधी अप्रोच बने हुए हैं। एक तरफ पॉजिटिविज्म है तो दूसरी तरफ एंटी पॉजिटिविस्ट अप्रोच है। एक तरफ नियतिवाद है, डिटर्मिनिज्म है, तो दूसरी तरफ
स्व इच्छावाद है। एक तरफ बिन अंगत अनुभवों का स्वीकार है और दूसरी तरफ अंगत अनुभवों को अप्रोच करने की बात है। तो इस तरह से हम दो अप्रोच हमारे सामने आते हैं। इसमें कहीं ना कहीं सब्जेक्टिविटी को अप्रोच करने की बात इसमें आती है। ये जो 6 जनरल एजम्पशन ऑफ पॉजिटिविज्म, इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। आपको बात की है कि इसमें नेचुरलिज्म है, फिनोमिनलिज्म है, नॉमिनलिज्म है, एटोमिज्म है, साइंटिफिक लॉज है, फैक्ट एंड वैल्यू है। इसमें पॉजिटिव अप्रोच किस तरह से काम कर रहा था। हमने आगे थॉमस कुहन की भी बात की। वो ग्रोथ ऑफ साइंटिफिक नॉलेज में कहते हैं कि विज्ञान भी वैज्ञानिक समाज की निपज है, सत्य निर्माण की परंपरा की निपज है। ये जो पॉपर का अभिगम था, एक फिगर ही मुझे आपको इसमें बतानी थी लेकिन अभी आ नहीं रही है, कुछ इसमें स्क्रीन पर कुछ वो आ गया है। लेकिन मैं जो ये कहना चाहता हूं कि विज्ञान की ये जो विज्ञान का ग्रोथ है, हम इस कगार पर आके खड़े हैं कि खास करके विज्ञान की मेथोडोलॉजी पर भी रीथिंकिंग जरूरत है और साथ साथ सोशल साइंस और ह्यूमैनिटी में तो खास जरूरत है। क्योंकि जब तक हम इसमें ह्यूमैनिटी का अप्रोच नहीं लाएंगे तब तक ये जो साइंटिफिक सर्किट ऑफ नॉलेज है, इसकी जो ब्रेकिंग है, इसको हम निकाल नहीं पाएंगे। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि ट्रूथ के साथ रीजन नहीं जा रहा है, रीजन के साथ ट्रूथ और रीजन के साथ प्रोग्रेस नहीं जा रहा है, प्रोग्रेस ट्रूथ और रीजन के साथ ह्यूमैनिटी नहीं जा रही है। ये जो प्रश्न हमारे सामने आए हैं, हाबरमास कहता है कि विज्ञान ने धर्म का रूप ले लिया है और विज्ञान ही पश्चिम की ज्ञान मीमांसा है और यह ज्ञान मीमांसा मानव अर्थघटन, सौंदर्य दृष्टि, विवेचन क्षमता, नैतिकता और सर्जनलक्षी सृष्टि का निषेध करती है। ज्ञान के अन्य रूपों का भी निषेध करती है। विटगेनस्टाइन के अनुसार विज्ञान संभवित सभी प्रश्न का उद्बोधन करता है परंतु जीवन की मुख्य समस्याओं से स्पर्श रहता है। तो ये जो पूरा हमारा आज का विवेचन था, इसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से फिलोसॉफिकल अप्रोच से अगर हम विज्ञान और समाज विज्ञान को देखें तो इसमें काफी कुछ मेथोडोलॉजिकल और विषय वस्तु को लेकर, बदली हुई परिस्थिति को लेकर काफी कुछ समस्याएं हमारे सामने हैं। तो हमें सोशल साइंस के रिसर्चर के तौर पर या हम समाज विज्ञान के प्रोफेसर्स हैं तो इस दृष्टि से हमारे स्टूडेंट्स को भी फिलोसॉफिकल अप्रोच से अगर हम कुछ बातें बताएं कि ये आइंस्टाइन ने एक जगह पर कहा था कि वैज्ञानिक को विज्ञान का इतिहास जानने की जरूरत है इसलिए कि उनको अपने पूर्व ग्रहों का पता चले। तो हम भी हमारे पूर्व ग्रहों से अवगत रहें इसलिए, और कहां पर हमें चेंज करना है, परिवर्तन करना है, समय की क्या डिमांड है, इस पर हम थोड़ा कॉन्सेंट्रेट हो सके। मैं समझता हूँ कि कुछ फिलोसॉफिकल अप्रोच से मैं आपके सामने कुछ बातें कही हैं। जो फिलोसॉफी और सोशल साइंस में काफी कुछ चर्चा ये सब टॉपिक को लेकर होती रहती है, मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।